हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पुनः मिले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस परीक्षा के अंतर्गत एक नए टॉपिक और नए लेक्चर के संदर्भ में, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत। और जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी और पठन पाठन लगभग इस स्तर का होगा कि हाँ, आने वाली परीक्षा में आप सब बेहतर करेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि साइंस टेक का बहुत बृहद सिलेबस है, और उस सिलेबस के अंतर्गत यह समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि किन बिंदुओं से प्रश्न आएंगे, किन से नहीं आएंगे। और विशेष करके इसके बारे में जब हमने इस सिलेबस को देखा, तो अभी जस्ट अगले ही स्लाइड में हम आपसे चर्चा भी करेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत समग्रता है उस सिलेबस में। बहुत चुने हुए शब्द हैं, लेकिन उनमें गहराई इतनी ज़्यादा है कि यदि आप निचोड़ कर निकालते रहें तो एक ये आने वाली परीक्षा का सीमित समय ही नहीं हो पाएगा कि हम सिलेबस को कवर कर सकें। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपकी परीक्षा है, लगभग ये 23 अगस्त को इसका आयोजन होना है, और आज अभी हम लोग जुलाई के इस मोड़ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन हमारी टीम का प्रयास है हम जल्द से जल्द पूरे सिलेबस को कंसाइज फॉर्म में और तटस्थता के साथ, सटीक प्रश्नोत्तरी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको बहुत कम प्रयास में उन प्रश्नों को हल करने में सुगमता हो जो आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। ये इस स्लाइड में आप देखेंगे जो सिलेबस आयोग ने अपनी साइट में लिखा हुआ है इस परीक्षा हेतु, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के संदर्भ में आयोग कहता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दो हिस्से होंगे, और हिस्सों का आशय है कि विज्ञान जहां सैद्धांतिक पहलू होगा आपके समक्ष, वहीं प्रौद्योगिकी जो होगी उसका उपयोग एवं अनुप्रयोग के संबंध में आपसे चर्चा करेगी। और यही नहीं, इसके जब खंडों की आप बात करेंगे तो वो बहुत सटीकता से आयोग लिखता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, मीन्स कि विज्ञान के सैद्धांतिक पहलुओं को समाहित करते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं अनुप्रयोग इस प्रकार से किया जाए जो कि व्यक्तिगत विकास एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान दे, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के उसके पहलुओं को भी उसमें शामिल करे। क्योंकि सामान्य अवधारणा में यह है कि विज्ञान एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा विषय है जिससे कोई भी आम जनमानस अछूता नहीं है, और जब उसमें प्रौद्योगिकी को समाहित कर दिया जाता है तो जटिल से जटिल चीजों को आसान बना देती है। और इस पूरे खंड में जहां एक तरफ आपको विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में अनुप्रयोगों की चर्चा करनी है, वहीं दूसरी तरफ भारत की उपलब्धियों एवं यदि कोई ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में या वैश्विक परिदृश्य में कहीं है, तो उसके स्वदेशीकरण हेतु किए गए प्रयास और स्वदेशीकरण के आयामों में प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ हो, और अन्य तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियां जिनका आम जनमानस के लिए उपयोग हो और उनके विकास में योगदान हो। दूसरा खंड जो आयोग लिखता है, उस खंड में आयोग स्पष्ट करता है कि यह जो कुछ भी पूर्ववत आप चर्चा कर रहे हैं वो किसके किसके परिप्रेक्ष्य में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। यहां एक महत्वपूर्ण समझने की बात है कि इतने बिंदुओं को लिखने के बाद आज इस कक्षा में जब हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो हम पूरे हिस्से को कुछ नियत हिस्सों में बांटते हैं, जिससे कि आपके समझने के लिए एवं प्रश्नों के संकलन के लिए दोनों चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी।
हम लोग अपनी कक्षा में इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद जो इसको डिवाइड करेंगे, पहला हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ अब आप सोचेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे। हम बाह्य अंतरिक्ष में होने वाली समस्त घटनाओं, कहां होने वाली, बाह्य अंतरिक्ष में होने वाली समस्त घटनाओं की चर्चा करेंगे, उनके उपयोग एवं अनुप्रयोग की चर्चा करेंगे। दूसरा, हम इस पार्ट में डिफेंस टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपके एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स और भी बहुत सी चीजें, क्योंकि एक बृहद आकार है, एक बृहद क्षेत्र है इसका। तीसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम दोनों चीजों की बात करेंगे, फिजन और फ्यूजन दोनों की। और इससे संबंधित उपयोग जो भी हों तथा विकास में योगदान। इसके साथ चौथा जो हमारा टॉपिक होगा वो नैनो टेक्नोलॉजी होगा। नैनो टेक्नोलॉजी के हम जो उपयोगों की बात करेंगे तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, साथ ही साथ पांचवा जो हमारा हिस्सा होगा रोबोटिक्स होगा। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे बाद में समझने में थोड़ी सी सुगमता होगी। रोबोटिक्स, आज के हालिया घटनाक्रमों में आपने गलगोटिया का भी इंसिडेंट देखा ही, जो रोबोटिक्स के संदर्भ में हुआ। और जब आप रोबोटिक्स की बात करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बृहद स्वरूप ले चुका है। तो जब आप शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, कुछ चीजें इन्वेंट करेंगे, खोज करेंगे, तो स्वाभाविक है आपके हितों की बात के संदर्भ में आएगा बौद्धिक संपदा अधिकार। इसका आशय क्या है? इसका आशय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जस्ट लाइक द अदर प्रॉपर्टीज, यदि किसी के पास वो है तो उसका एक अधिकार होता है कि हाँ, ये मेरे स्वामित्व की मेरी प्रॉपर्टी है। सिर्फ उसी तरह यदि कोई वैज्ञानिक अपने विवेक से किसी चीज की खोज करता है तो शोध को के प्रोत्साहन के लिए एक ये विधा का निर्धारण किया गया कि कोई किसी की कॉपी करे तो स्वाभाविक है उसकी विद्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रमाणन के परिप्रेक्ष्य में कि जब वो चीजें लोगों तक पहुंचेंगी, हो सकता है उनके लिए लाभ की हों या उनके लिए दूरगामी लक्ष्यों में थोड़ा सा नुकसानदायक भी हों, तो कोई एक स्रोत होना चाहिए जो निश्चित हो कि हाँ, ये इस व्यक्ति का शोध है। तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए एवं उन शोधों को प्रोत्साहन देने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया बौद्धिक संपदा अधिकार की। यदि मेरी बुद्धि से उपजी हुई कोई संपदा मैंने अर्जित की है तो वह उस पर मेरा एकाकी अधिकार होना चाहिए, जब तक कि मेरी सहमति से मैं किसी व्यक्ति को उसको करने के लिए अथराइज नहीं करता हूं। ये यही नहीं समाप्त होता, इसी के तहत आपका आता है ट्रेडमार्क, जियो टैगिंग, कॉपीराइट। आप सब इसको नोट करते चलें। कारण क्या है कि ये एक छोटे छोटे से सूक्ष्म बिंदु हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्नांकित में से आईपीआर का हिस्सा है, अब उसमें से एक ट्रेडमार्क दे देगा, बाकी और दूसरी चीजें लिख देगी, कॉपी कर लिख देगा, कॉपीइंग लिख देगा, समथिंग लाइक दैट। तो इन चीजों को इसलिए हम लोग कक्षा में बहुत धीरे धीरे चीजों को पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि सर हाँ, ऐसे ही गति रखी जाए जिससे कि
नोट करने में सुगमता हो। यदि आप लोग कहेंगे तो चूंकि जब एक हम लोग नियमित कक्षा में चलेंगे, एक पीसीएस की अभी आगामी बैच जस्ट पीसीएस प्री के लिए आने वाला है, तो उसमें जब हम लोग करेंगे तो डिक्टेशन में भी आएंगे कि आप आराम से बैठ के नोट्स की तरह लिखिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कहीं कोई जटिलता नहीं होगी। इसमें क्या है कि हम लोगों के लिए सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने का एक स्पेसिफाइड समय बचा है, तो हम लोग थोड़ा सा गति देते हुए चीज़ों को जल्द से जल्द आप सबके समक्ष रखें, क्योंकि पूरा सिलेबस हमें रिवीजन के लिए भी आपके पास रखना है। इसके बाद आईसीटी एंड कंप्यूटर। जहां तक आयोग ने यह भी विषय उपरोक्त जिस विषय की अभी हमने आपने चर्चा की, ये एक पूर्ण रूपेण विशुद्ध साइंस टेक का हिस्सा है, लेकिन चूंकि आयोग इसके लिए एक अलग 20 मार्क्स के क्वेश्चन रखता है, इसलिए आयोग ने इसको अलग सेक्शन में दिया हुआ है, तो उसकी चर्चा हम लोग सेपरेटली करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आती है वो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में हमें करना क्या है, किन हिस्सों को हमें कवर करना है। जैसे अभी हमने आपको जो 6 से 7 बिंदु बताए, उनमें विज्ञान प्रौद्योगिकी में किन किन चीजों को हम समाहित करें। तो स्वाभाविक है, पहले तो समझ होनी चाहिए। यदि विज्ञान में मैं जा रहा हूं तो विज्ञान की समझ होनी चाहिए। समझ के तहत क्या होता है सर, ये थोड़ा सा जटिल शब्द है। समझ का आशय है उन बुनियादी अवधारणाओं से और उन बुनियादी सिद्धांतों से जिनसे एक समझ विकसित हो आम व्यक्ति में कि हाँ यह चीजें हैं। जैसे उत्तोलक, अब जिस व्यक्ति ने पुरानी विधा में उत्तोलक शब्द का अर्थ नहीं समझा होगा, जो बुजुर्ग थे, उस स्थिति में आप देखेंगे कि जिस काम को व्यक्ति बहुत परिश्रम से करता था, लंबा सा डंडा लगा के, छोटा थोड़ा सा बल लगा के, वो उसी काम को आसानी से कर लेता है। तो उसके लिए तो तकनीकी के वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन अब वो क्या है कि एक अनुप्रयोग के तहत सिद्धांत सामान्य थे, विज्ञान का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अनुप्रयोग एवं उपयोग उसके अलग थे। और यह अवधारणा जितने सेगमेंट मैंने आपको बताए, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, फिर से आप दोहराएंगे, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित मुद्दे हों, कंप्यूटर को समाहित करते हुए इन समस्त मुद्दों में, इन समस्त टॉपिक्स में 4 तथ्य हमारे सामने होंगे, जिनके तहत हम इसको पूर्ण रूपेण कवर करेंगे। और वो कौन से होंगे? ये होंगे, आप इनको लिख सकते हैं। पहला, एक सामान्य समझ होगी जिसमें बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत शामिल होंगे। जैसे अब सर इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब एक, यदि आप स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहला टॉपिक लिया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, तो अब स्पेस टेक्नोलॉजी के सिद्धांतों का जो मूल होगा, पहली चीज परिभाषाई बिंदु, दूसरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी शुड नो, मतलब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हमें आना चाहिए। कैपलस के नियम हमें आने चाहिए। आप लोग यदि अंग्रेजी से असुविधा हो तो बीच में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम लोग तुरंत अपने में सुधार करें, क्योंकि कुछ आम शब्द होते हैं जो सामान्यतः सबकी समझ में होते हैं। अब जब आप सिद्धांतों की बात करते हैं इस प्रारूप में, तो इसी के समानुपातिक आपको इसका उपयोग एवं अनुप्रयोग दिखना चाहिए। अब उपयोग क्या होगा? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल्स, एटसेट्रा, दुनिया भर की चीजें हैं, एक व्यापक क्षेत्र है ये। ऐसे नैनो प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी, और जब आप नैनो टेक्नोलॉजी में घुस के शोध करते हैं, या इनमें आपने देखा, कोई भी एक बिंदु आप उठा लीजिए, अभी आपने इन 2 बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। कौन कौन सी? बुनियादी अवधारणाएं और विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुप्रयोग। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों बिंदुओं को समझ के उपयोग करने के लिए पहुंचते हैं, तो कुछ बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध वर्ग, जब आप इन बड़ी सी चीजों को बाह्य अंतरिक्ष में भेजेंगे, भारी चीजों को, तो स्वाभाविक है आप उसमें फ्यूल का उपयोग करेंगे, बिकॉज विदाउट फ्यूल एंड इंजन नथिंग पॉसिबल। और जैसे ही आप फ्यूल का, स्वाभाविक है जब ये फ्यूल जलेगा
तो कुछ न कुछ पॉल्यूशन ये छोड़ेगा। जैसे ये पॉल्यूशन छोड़ेगा, कुछ मुद्दे चिंता के स्वरूप में शामिल हो जाएंगे पर्यावरण प्रेमियों के पास। और यही नहीं, अपनी अवधि को समाप्त करने के उपरांत, हालांकि तकनीकी आज के दौर में इस हद तक पहुंच चुकी है कि उन्हें वापस बुलाया जा सके, उन वेस्टेज को, उन मलबों को, लेकिन जब तक कि हम फाइनेस्ट फॉर्म में नहीं पहुंचते हैं, तब तक तो ई कचरे के रूप में या यूनिवर्सल कचरे के रूप में ये चीजें बाह्य वायुमंडल में घूमती रहेंगी। अर्थात कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे एक प्रबुद्ध वर्ग, एक सामान्य व्यक्ति प्रभावित होता है कि हां, इन चिंताओं का भी हमें ध्यान में रखना है। और इन समस्त घटनाक्रमों में, जिनकी हमने आपने अभी चर्चा की, 7 हिस्सों में पुनः दोहराऊंगा: स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड आईपीआर। इनके परिप्रेक्ष्य में विश्व की क्या स्थिति है और विश्व में भारत की क्या स्थिति है, ये इन चारों बिंदुओं को 1, 2, 3 और 4, इन चारों बिंदुओं को शामिल करते हुए हम 7 खंडों का अध्ययन करेंगे। अब आइए थोड़ी सी गति पकड़ते हैं और आगे चलते हैं हम। पहला पार्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी। जब आप बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की मित्रों, तो वहां यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्पेस है क्या। जब तक स्पेस की समझ विकसित नहीं होगी, हम उसकी तकनीकी की बात कैसे करेंगे। अब स्पेस की बात करने में हमें ध्यान रखना है कि एक साइंटिस्ट हुए कारमैन साहब ने एक बहुत स्पष्ट अवधारणा दी कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी के बाद का परिधीय क्षेत्र, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर दूरी के बाद का परिधीय क्षेत्र और उसका अनंत विस्तार उस स्पेस का सृजन करता है जहां हम इन स्पेस टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित गतिविधियों एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन करेंगे। अर्थात आपने बाह्य अंतरिक्ष की परिभाषा समझ ली। क्या है? पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर दूरी के उपरांत का परिधीय आकाशीय क्षेत्र, जहां पर शोध गतिविधियां होती हैं, एक बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र कहलाता है। अब जब बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र को आपने परिभाषित कर दिया, तो स्वाभाविक है वहां शोध की होड़ मचेगी। और जब शोध की होड़ मचेगी तो हो सकता है वो सकारात्मक हो या तथाकथित नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए उसके हेतु एक ट्रीटी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे बाह्य अंतरिक्ष संधि या आउटर स्पेस ट्रीटी या इंटरनेशनल स्पेस लॉ के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल स्पेस लॉ यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में 1967 में सदस्य राष्ट्र एकत्रित होते हैं और वो आपस में इकट्ठे होकर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का सृजन किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य इस अंतरिक्ष स्पेस के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना हो और सदस्य देशों को नुकसान पहुंचाने वाली अनावश्यक गतिविधियों पर अंकुश लगाना हो और सब इस पर सहमत हुए कि हां, ऐसा इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। लेकिन आज के दौर में, जबकि भूमंडलीकरण या अन्य प्रतिस्पर्धाएं चरम पर हैं, तब यह संधि बेमानी रह गई है, क्योंकि उसके भी बहुत से उदाहरण हैं। अभी आप अगली
स्लाइड में देखेंगे, हम पुनः लौटेंगे इस पर। आप देखेंगे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की जासूसी कर रहा है बिना उसकी अनुमति के। आंशिक कक्षीय बमबारी प्रणाली एडॉप्ट कर दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, जैसे जमीन पे सुरंगें बिछाई जाती हैं, जैसे जल में सुरंगें बिछाई जाती हैं, और हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए मैं विशेष करके इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं कि हॉर्मुज जल संचरण के घटनाओं में ईरान ने सुरंगें बिछाई जल की सतह पर, कि जैसे ही कोई बिना उसकी अनुमति के जहाज निकलेगा उसको बम्बार्ड करेगा। ऐसे ही इंटरस्पेस में भी लोगों ने सुरंगें बिछा रखी हैं, मिसाइल्स अडॉप्ट कर रखे हैं कि उनकी अनुमति के बिना यदि कोई उस क्षेत्र का उपयोग करता है तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। उपग्रह रोधी मिसाइल, यदि कोई उपग्रह लॉन्च करता है, जासूसी या डिफेंस मूवमेंट के लिए उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करता है अपनी के बैंड एल बैंड फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए, और या कि नेविगेशन उपग्रह कोई लॉन्च करता है। नेविगेशन उपग्रह यहां सबसे महत्वपूर्ण इसलिए उभर कर सामने आ जाता है, फिर से हम यहां देखेंगे क्यों। आप देखिए, नेविगेशन मींस द थिंग्स व्हिच विल नेविगेट यू टू डू समथिंग। अब वो कैसे? हाल में आपने सुना होगा कि विशेष करके ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रमों में एक तथाकथित समृद्ध राष्ट्र का पोजिशनिंग सिस्टम है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार हैं, लेकिन कुछ एजेंडा वाले बच्चे होते हैं तो वो काफी कुछ कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो उस समृद्ध राष्ट्र के पोजिशनिंग सिस्टम ने अपने यहां के मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट, इनसे संबंधित कुछ फोटोज, पिक्चर्स बेचकर अपने दुश्मन को लाभ पहुंचाया। और यही चीजें लगभग हर जगह देखने को मिलती हैं। यह कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सक्षम राष्ट्र की यह जिम्मेदारी होती है कि इन तथाकथित घटनाओं से बचने के लिए स्वयं में अपने आप प्रयास करे। यह आपको ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिलेगा, ये आपका इजराइल ईरान वार में देखने को मिलेगा, ये आपको यूक्रेन रशिया वार में देखने को मिलेगा। और आज के दौर में तो जब हम इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि प्राइवेट पार्टनर्स स्वयं के इंडस्ट्रियल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, यह समझना बेमानी नहीं होगा कि स्वाभाविक वो अपनी धन की कमाई के लिए कुछ भी करके पिक्चर्स को बेचना से लेकर हर चीजें वो करेंगे। तो सक्षम राष्ट्र की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपना प्रिवेंटिव मेजर्स वो स्वयं ले। और जब इस स्पेस के एप्लीकेशन की बात आती है तो दैट विल बी थ्रू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये क्या है सर? ये सिंपल सैटेलाइट्स हैं जो कि ट्रांसमिशन बेस्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन पर काम करते हैं और पता लगाते हैं कि हाँ, उस दूरी को निश्चित करने के लिए कैसे क्या उनका उपयोग किया जा सकता है विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स सेम ट्रांसपॉन्डर और रिस्पॉन्डर के माध्यम से, कोडिंग एवं डिकोडिंग के माध्यम से जो चीजें, जो संचार एक सीमित दूरी के लिए सामान्य से नहीं पहुंच पाते हैं, वो कहीं से भी किसी भी दूरी तक पहुंचाने के लिए इन उपग्रह संचारों का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन उपग्रह अपने बैंड के आधार पर, अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपनी उपयोगिताओं को सीमित करते हुए नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिदृश्य जो इस समय उभर कर सामने आता है, वेदर सैटेलाइट्स। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? भारत जैसा राष्ट्र स्पेशली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मौसम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम, अपने सैटेलाइट सिस्टम, इन सबके माध्यम से इस स्तर की विद्वता हासिल कर चुका है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। चाहे आप चेन्नई बाढ़ के केस में देखे होंगे, और यही नहीं, वर्तमान समय में इस सैटेलाइट के परिप्रेक्ष्य में मौसम उपग्रहों के संदर्भ में वह स्वयं, भारत स्वयं सिर्फ अपने ही परिधि की रक्षा न करते हुए अपने आसपास के पड़ोसी देशों जैसा कि सार्क आदि के माध्यम से उनको भी लाभान्वित कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इन सैटेलाइट्स के माध्यम से इस आउटर स्पेस के उपयोग के लिए ट्रीटी हुई, और उस ट्रीटी ने यह व्यवस्था प्रदान की कि हां, शांतिपूर्ण तरीके से इस स्पेस का उपयोग किया जाए।
अब इसके संदर्भ में जब अंतरिक्ष की कार्यक्रम की, स्पेस के कार्यक्रम की बात आती है, तो भारत की क्या स्थिति है यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे यह जानना और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के संदर्भ में हम लोग प्रमुखता से 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला, कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्भव कैसे हुआ। दूसरा, विकास का क्रम क्या था। और तीसरा, इसके उद्देश्य क्या थे। जब बात आती है कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स की, सबसे पहली जो स्थिति थी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, दैट कम्स इन 1962। इसका आशय यह नहीं, उद्भव होता है 1962 से। इसका आशय यह नहीं कि 1962 से पहले हम शून्य थे, नहीं, हम शून्य नहीं थे। उससे पहले भी हम एक क्रमिक विकास की यात्रा में थे, लेकिन कहते हैं ना, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो व्यवस्था के लिए आमूलचूल परिवर्तन करते हैं, और जो इसरो की गाथा में एक मील का पत्थर साबित हुआ वो था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का फॉर्मेशन, जिसको कि इंकोस्पार कहा गया। आप देखेंगे AR 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया जाता है, और जो आगे चलकर इसरो की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर साबित होता है और इसरो बनता है। और जब एक बार विकास की यात्रा प्रारंभ होती है तो वो क्रमिक रूप से आगे बढ़ती रहती है, और उसी क्रम में 1963 में आप देखेंगे, जब आप रिसर्च की अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको लॉन्चिंग के लिए, उस अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए भी साधनों की आवश्यकता हो, और वो साधन आपको प्राप्त होता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। इसके बाद का जो विकास है वो 1963 में है, और थुम्बा एक लोकेशन है दैट इज नॉर्मली टर्न्ड एज TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, दैट इज नियर टू त्रिवेंद्रम। और इस यात्रा के परिणाम स्वरूप यह रिजल्ट निकलता है कि 1969 में आपकी प्राउडली ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नेम्ड एज इसरो की स्थापना होती है, और इसरो की स्थापना एक बूम के तौर पर दिखाई देती है, और अपनी इस स्पेस की यात्रा में एक गतिशीलता को प्राप्त करता है। यहां एक सबसे छोटी सी जो लिमिटेशंस होती है वो क्या होती है इसरो के पास इस दौर में, रिसर्च, इसके कार्य क्या होते हैं इस दौर में। इसरो को R&D भी देखना है, रिसर्च भी देखना है, मैनेजमेंट भी देखना है, सर्विसेज भी देखनी है, और पॉलिसीज भी देखनी है। मतलब कि शोध का जो हिस्सा था पूर्ण रूपेण वो कहीं ना कहीं इन अन्य 3 तत्वों से प्रभावित हो रहा था। ये चीजें जब सरकार के, गवर्नमेंट के आलोक में आई, तो इस यात्रा में 1972 में भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया। आप लोग लिखते चलिएगा, जिससे अभी दोबारा आप देखेंगे जब हम पिछले प्रश्न पत्रों को में से निकले हुए प्रश्नों को करेंगे तो आपको अंतर दिखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर PMO के अंतर्गत किया गया, और यह निर्णय लिया गया कि समस्त अन्य एजेंसियां जो कुछ भी, चाहे रिसर्च की होंगी, चाहे मैनेजमेंट की होंगी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की होंगी, या फर्दर डेवलपमेंट्स की होंगी, दैट ऑल विल कम इन वन अम्ब्रेला, दैट इज नोन एज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा लिमिट कीजिए चीज़ों को। कोई बात नहीं, ये चूंकि साइंस का क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं से जुड़ता चला जाता है, कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं, कोई बात नहीं। और 1972 के बाद आप देखते हैं कि अब
एक सेपरेट आपके पास आयोग का गठन है जो कि आपकी इस अंतरिक्ष यात्रा को देख रहा है। बट बीच में क्या होता है कि शोध के लेवल जो हैं वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अछूते नहीं रहते हैं। तो उन मूल्यों को समाहित करने के लिए 1992 में पुनर्गठन किया जाता है इस आयोग का, और एक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। और उसके तहत आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू शामिल किया जाता है, क्योंकि ये वो दौर था 92 का जब एलपीजी अपने प्रारंभिक चरण में था, और तब प्राइवेट सेक्टर से, इसके पहले तक की अवस्था में द होल सिस्टम वाज टोटली गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बट बाद की स्थितियों में जब मांग उठने लगी नहीं, इस शोध के क्षेत्र में, फंडिंग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में प्राइवेट पार्टनर्स को भी लाना चाहिए, तो उसके तहत कहीं ना कहीं एक बॉडी की आवश्यकता पड़ी। और 1992 में ही उस रिफॉर्मेशन के तहत 28 सितंबर 1992 को एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना होती है। 1992 में, सितंबर 1992 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की जाती है। और जैसा उसमें कहा गया था कि सब एक ही अम्ब्रेले के नीचे होंगे और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन इसका फॉर्मेशन होता है, और दैट इज आल्सो थ्रू सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सीपीएसई के तहत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाता है, और जिसका प्रमुख उद्देश्य ही था स्पेस प्रोडक्ट्स, लॉन्च रिमोट सेंसिंग यूनिट्स, मिशंस, इनका व्यवसायीकरण। और यह यात्रा आगे चलकर जब 2008 तक पहुंचती है तो इतना बृहद रूप धारण कर चुकी होती है कि इसे सरकार के द्वारा कैटेगरी 1 में मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू प्लीज नोट इट डाउन। और इस क्रमिक विकास की यात्रा में आप देखेंगे व्यवसायीकरण एवं रिसर्च अपने उफान के दौर में 2019 तक आते आते एक नए फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है, और जब 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन होता है। अब वहां पर आपने देखा कि स्पेस प्रोडक्ट, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास स्पेस प्रोडक्ट भी थे, लॉन्च रिमोट व्हीकल्स भी थी, मिशन सपोर्ट्स भी उसका पार्ट था, लेकिन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत पूर्णतया स्पेस सेक्टर का कॉमर्शियलाइजेशन किया गया। अभी तक हम आर&डी और अपनी सुविधाओं के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे थे। जो आपने सिलेबस में 2 बिंदु देखे थे, विकास और डिफेंस सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, आज हम अपने दामन से आगे निकल चुके थे और अब हम स्पेस सेक्टर के कॉमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं, और स्पेशली सैटेलाइट निर्माण और लॉन्चिंग व्हीकल्स के परिप्रेक्ष्य में, जिसके तहत प्रमुखता से स्पेस प्रोडक्ट और सर्विसेज का कॉमर्शियलाइजेशन किया जाएगा। चीजों को आप नोट भी कर सकते हैं, सारी चीजें संस्था के माध्यम से इसलिए पीपीटी में उपलब्ध कराई जा रही हैं आप लोगों को, क्योंकि जब भी आपको कहीं लिखना हो आप बोल सकते हैं, तो हम रुक भी जाएंगे, लेकिन ये यात्रा जारी रहनी चाहिए और सीमित समय में प्रश्नों के सहित आपका उत्तर मिलना चाहिए आपको। और यही नहीं, 2019 के क्रमिक विकास की यात्रा 2020 तक आते आते एक नए फॉर्मेशन की तरफ बढ़ती है, दैट इज इन स्पेस। जून 2020 में इंडियन
नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का गठन किया जाता है, जो अगेन वही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन एक स्वायत्त निकाय की भूमिका में होता है। अब आप देखिए क्रमिक विकास कैसे होता आ रहा है कि कहां आप अकेले एक मैनेजिंग, एडमिन, R&D सबके रूप में थे। एंट्रिक्स के तहत आप स्पेस प्रोडक्ट की सोचते हैं, लॉन्चिंग की सोचते हैं और मिशन सपोर्ट की। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तक आते आते आप सैटेलाइट्स ने और लॉन्चिंग व्हीकल्स के कंप्लीट कमर्शियल विंग की बात करते हैं। और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन के तहत आप निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें प्रमाणन प्रदान करते हैं कि हाँ, हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं, आप आइए इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करिए और शोध करिए, आगे बढ़िए। और इसके तहत स्पेस एक्टिविटीज को ऑथराइज किया गया, लीगली ऑथराइज किया गया और उन्हें रेगुलेशन प्रदान किया गया कि हाँ, कैसे इनको रेगुलेट किया जाए जिससे आम जनमानस तक विकास की इस यात्रा में लाभ पहुंचा सकें। इस पूरी सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए 2021 में एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, दैट इज नेम्ड इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन फॉर्मली वर्क करता है टू हैव अ फ्रूटफुल स्पेस पॉलिसी। अब ये क्या है सर? वेरी सिंपल। द मेन मोटो ऑफ न्यू स्पेस पॉलिसी दैट केम्स इन 2023 में जो स्पेस पॉलिसी आती है, उसका प्रमुख उद्देश्य था प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस सेक्टर में एंट्री देना। अब वो कैसे देंगे? चाहे शोध के माध्यम से, विद्वता के माध्यम से, फंड के माध्यम से, उपरोक्त दोनों में इसरो इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक विद्वता हासिल कर चुका था, जिससे नियमन में कोई असुविधा नहीं थी। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू फंडिंग और स्पेशली फॉर द सेक्टर्स which are very vital, these are the मतलब वेरी स्पेसिफिक सेक्टर्स की आप किसी को भी नहीं कह सकते आप आइए हमारे यहाँ हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करिए, हमारे स्टेशंस को यूज करिए, बिकॉज दे आर जस्ट कमिंग टू यूज योर इंफ्रा। तो इस पूरे सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया और निष्कर्ष निकाला गया कि 100% FDI का इंफ्रा के केस में कॉन्सेप्ट लाया गया। मींस इंफ्रा के केस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे प्रश्न आए हुए हैं, मैं अभी आगामी जस्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगा। और इंपॉर्टेंट जो पहलू थे सैटेलाइट्स से संबंधित, उनमें 74% FDI अलाउ किया गया। और जो लॉन्चिंग या क्रूशियल पार्ट थे, उसमें इसरो ने 51% की हिस्सेदारी अपने पास रखी और 49% की FDI को अलाउ किया। इसके बाद आप देखेंगे इस जो चीजें अभी हमने आपने सब स्लाइड में चर्चा की, उनको हमने भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के तहत एक स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसको पुनः आप दोहराएंगे कि 1962 में भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंकॉस्पर बनाया। दूसरा, 63 में त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा में लॉन्चिंग स्टेशन बनता है। 69 तक पहुंचते पहुंचते बेंगलुरु में इसरो की स्थापना होती है और 72 आते आते अंतरिक्ष आयोग का गठन, उसके साथ साथ अन्य अनुसंधान के कार्य। और इस FDI का प्रभाव आप देखेंगे, इसके आकलन को यदि आप समझें, चाहे विद्वता का परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे धन के मामले में, आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल में कुछ ऐसे प्लेयर हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, जस्ट लाइक एलन मस्क।
दिस जेंटलमैन, मतलब यू कांट बिलीव कि अप टू हिच लिमिट ही कैन थिंक। कई बार की ऐसी स्थितियां हैं कि नासा को अपने वैज्ञानिकों को वापस लाने के लिए वो एलन मस्क की मदद ले रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा फ्लोरिडा में जब एक ड्रॉपिंग बैग था, उसमें लगा कि कई बार वो एटमॉस्फेयर में आते आते ब्रस्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहां भी सकुशल रहा सब कुछ। तो लगभग ये तकनीकी माध्यम से सुरक्षित है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो उसका परिणाम आप देखेंगे कि चंडी भारत के कोने में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आपको उपग्रह स्पेस से संबंधित इतने अनगिनत ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, संस्थान मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़, जोधपुर, माउंट आबू, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, बेंगलुरु, फॉलोड बाय डासना, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नागपुर, कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, नई दिल्ली। These are the result of the policy. This is not the result of one individual effort. This is the effect of policy. जो प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई, जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई, ये उसके परिणाम है। और इसके तहत आप देखेंगे इस यात्रा में, ये संपूर्ण जो यात्रा थी, ये इसरो के संबंध में, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम और स्पेस के संदर्भ में थी। आगामी स्लाइड में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, अन्य राष्ट्रों की स्पेस एजेंसियां कौन कौन सी हैं और उनके नाम क्या हैं, उनके मुख्यालय कहां कहां हैं। आप सभी लोगों को विदित है कि नासा अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है, यूएसए, वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1958 में की गई। जस्ट लाइक नासा, रॉसकॉमॉस मॉस्को की स्पेस एजेंसी, फॉर्मेशन इन 1992, फॉर जापान दैट इज JAXA 2003, and followed by CNES, particularly in France with headquarter Paris and formation 1961. Apart from this, here you will see कि पेरिस में आपको दो संस्थान नजर आते हैं, दैट इज वन CNEX एंड ESA। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी। You know what? That is named as European Space Agency. Because especially in Europe, there is a group of countries named as European Union. Later on we will discuss about this also. But particularly यहाँ हम इतना ही समझें कि यहाँ पे दो संस्थाओं के होने का मायने, एक संस्था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है जिसका कि फॉर्मेशन 1975 में होता है। इसके बाद के क्रम में आप देखेंगे, अब हम लोग कुछ इस पूरी यात्रा को जो हम लोगों ने तय की, अंतरिक्ष से, बाह्य अंतरिक्ष से लेकर पॉलिसी तक, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी नीतियों से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने आपके समक्ष बनाई हुई है। इसमें लगभग जो पिछली कक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनको संकलित किया गया है, जिसमें आप देखेंगे जो पहला प्रश्न है इसरो की स्थापना से संबंधित है और इसमें प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्या 1965? बिल्कुल नहीं। 1969? यस। रेस्ट ऑल रिमेनिंग टू 1971, 75? नो। तो आपने देखा कि यह प्रश्न जो आया उस तथ्य से आया जो आपने टॉपिक पढ़ा, इसरो की स्थापना। ऐसे ही जितने मेन बिंदुओं को यहां पढ़ाया जाए, आप उनको यदि कर लेंगे तो विश्वास है कि लगभग आपको 5-6 प्रश्न जो इस टॉपिक से आएंगे वो अवश्य मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहां जितने भी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? नो।
डॉक्टर विक्रम साराभाई yes, or star remaining to others no. So your answer will be B, that is Vikram S Sarabhai. नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो के मुख्यालय से संबंधित है। कई बार बच्चे इसरो के मुख्यालय वाले प्रश्न में वो हैदराबाद से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत पर्टिकुलर रहना है। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली? नो। मुंबई? नो। बेंगलुरु? यस। फॉलोड बाय हैदराबाद? नो। एग्रीड? आप सब नोट करते चले सो दैट आपको परीक्षाओं में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, मैं थोड़ा स्पीड से हूं सो दैट कि आपका एक लिमिटेड टाइम में आपके सारे कोर्सेस और क्लासेस कंप्लीट हों, सो दैट वी कुड प्रोसीड विद अनदर लेक्चर, लेक्चर 2 ऑफ साइंस टेक। ये प्रश्न आपका इन स्पेस जो आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा अभी उससे संबंधित है। प्रश्न है, इन स्पेस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला, यह विशेष रूप से भारतीय रक्षा बलों के लिए उपग्रहों का निर्माण करता है। नो, नॉट एट ऑल। सी, जब कोई यह कहे कि स्पेसिफिक होकर कभी भी प्रश्न आए, यह फलाना के लिए यह करता है, यह इनके लिए यह करता है, वहां आपको ज्यादा दिमाग देने की जरूरत है, वहां आपको एम्फेसाइज करने की जरूरत है। एक पॉज लीजिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि अभी तक जितना भी जो कुछ आपने पढ़ा, कहीं कोई ये नहीं कहता मैं सिर्फ इसके लिए ये करूंगा और उसके लिए वो करूंगा। इट मींस कि विशेष भारतीय रक्षा बलों के लिए उपग्रहों का निर्माण करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह इसरो की एक व्यावसायिक शाखा है जो विदेशी उपग्रहों, फिर एक सिंगल पॉइंट आ गया, नो, बिल्कुल नहीं। यह एक नियामक और नोडल एजेंसी है, दैट इज हाफ पार्ट ओके, जो गैर सरकारी संस्थाओं, निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति और बढ़ावा देती है। बिल्कुल, ये आपने अभी पढ़ा है, दैट इज यस। सो नेक्स्ट वन, अंतरिक्ष मामले की निगरानी? नॉट एट ऑल, नो। सो बाय दिस योर सी आंसर इज राइट। ओके, एनी डाउट? किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन स्पेस का मुख्यालय कहां है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का मुख्यालय कहां स्थित है? नेक्स्ट, पहला बेंगलुरु, नो। इसरो? अभी आपने पढ़ा कि इसरो का मुख्यालय यहां है। नेक्स्ट, अहमदाबाद, यस, ये आपने पढ़ा था। देन श्रीहरिकोटा रिलेट्स विद लॉन्चिंग स्टेशंस एंड थुम्बा नियर टू त्रिवेंद्रम एंड अदर प्लस लाइक तिरुवनंतपुरम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष संघ से। भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के उद्देश्य से की गई थी। बिल्कुल सही, कहीं कोई दो राय नहीं है। यह सरकारी और निजी दोनों हितधारकों के लिए एक मंच में कार्य करता है। बिल्कुल सही, अर्थात एक और दो दोनों सही हैं। अब आइए विकल्प की बात करते हैं। ए केवल एक, नो। बी केवल दो, नो। सी एक और दो दोनों, यस। इट मीन्स योर आंसर सी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर्टेमिस अकॉर्ड। स्पेसिफिकली इस समझौते को हमें बाह्य अंतरिक्ष ट्रीटी के समय डिस्कस करना था, लेकिन मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आगे पीछे क्रम में रखता है। लेकिन चूंकि इस टॉपिक से दो प्रश्न बनते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, मैं भी उनको आपके समक्ष रखूंगा। बट पहले हमें यह जानना होगा कि आर्टेमिस समझौता है क्या। आर्टेमिस समझौता जो है, यह नासा, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इनिशियल
आप नोट कर सकते हैं। एंड इनिशियल 7 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच का एक समझौता है जो प्रोत्साहन देता है राष्ट्रों को अन्य ग्रहों की खोज उपग्रहों के माध्यम से भेजने के लिए, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, और उनके शोधों को प्रोत्साहित करता है जिसके माध्यम से आम जनता या देश लाभान्वित हो सके और उसका जनरल लाभ सबको प्राप्त हो सके। भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इससे संबंधित प्रश्न पर हम बात करते हैं कि आर्टेमिस समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। पहला, नागरिक उड्डयन सुरक्षा मानक, बिल्कुल नहीं। साइबर सुरक्षा और डाटा संरक्षण, बिल्कुल नहीं। नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा, मंगल तथा अन्य खगोलीय पिंडों के शांतिपूर्ण उपयोग से। और उपयोग कैसे होगा? उपग्रहों के माध्यम से, शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। अर्थात इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 27वां देश बना जिसने 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपका प्यारा देश भारत 2023 में इस समझौते का सदस्य बनता है शोध को प्रोत्साहन हेतु, नागरिक अन्वेषण की प्रोत्साहन गतिविधियों में शामिल होने के लिए। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। अंडरस्टूड? नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। आप सबको इस पूरे कक्षा में यह सबसे एम्फेसाइज करने वाला बिंदु है, क्योंकि इसमें हमने नीतियों के परिवर्तन की बात की, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के ऑथराइजेशन की बात की, उनकी एंट्रीज की बात की, उनके द्वारा आने वाले एफडीआई की बात की। तो इससे प्रश्न आना लाजमी सा है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नीति निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन गतिविधियों को करने की अनुमति देती है जिसमें रॉकेट उपग्रहों का निर्माण शामिल है। ठीक है, बिल्कुल सही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इट इज टाइप ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, जस्ट लाइक आप व्हाट्सएप पर देखते होंगे जो उनकी पॉलिसीज होती हैं। इट इज टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम, ओनली टू विल बी एक्सेसिबल, दो ही केवल उसका एक्सेस कर सकते हैं, एक ट्रांसपॉन्डर दूसरा रिसिपेंट। बीच में इसको ओवरलैप करना कठिन होता है। नाउ नेक्स्ट इज, तो इट मीन्स कि यह नीति निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन गतिविधियों को करने की अनुमति देती है जिसमें रॉकेट और उपग्रहों का निर्माण शामिल है। बिल्कुल। इन स्पेस निजी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए एकल खिड़की अनुमोदन तंत्र के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल सही। अर्थात निष्कर्ष यह है कि 1 और 2 दोनों सही। ओके, तो आपका ऑप्शन देखेंगे, केवल 1 नो, केवल 2 नो, 1 और 2 दोनों यस, बिल्कुल सही। अर्थात आपका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एफडीआई नीति संशोधन 2024, इसके तहत प्रश्न है, फरवरी 2024 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एफडीआई नीति संशोधन के अनुसार उपग्रह निर्माण और संचालन में बिना सरकारी अनुमोदन के ऑटोमेटिक रूट से के तहत एफडीआई की अनुमति दी गई। अब वो अनुमति में पूछ रहा है कि हां किसके तहत? उपग्रह निर्माण एवं संचालन। महत्वपूर्ण, आपने देखा था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई 100% अलाउ किया गया। उपग्रह निर्माण और संचालन में 49% नो। ये किसमें है? दैट इज इन केस ऑफ लॉन्चिंग। 74% यस, 126 नो 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 नो। इट मीन्स
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस पूरी प्रश्नों की यात्रा में आपने देखा कि स्पेस रिसर्च और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी प्रश्न सामान्यतः प्रथम दृष्टया आपके सम्मुख आए, वो उन्हीं विषयों का हिस्सा थे जिन्हें आपने अभी पूर्ववत अपनी कक्षा में पढ़ा, और उनके माध्यम से आपको प्रश्न हल करने में काफ़ी सुगमता हुई होगी। यदि आप लोगों को इस पीडीएफ की आवश्यकता हो, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोई कहीं प्रश्न आता है आपके मस्तिष्क में, कोई क्वेरी होती है, आप लोग लाइव भी पूछ सकते हैं और बाद के समय में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा संस्थान आपके हर प्रत्येक प्रश्न के लिए निःशुल्क जवाबदेह होगा। इस प्रयास के साथ साइंस एक्टेक की श्रव्य आईएएस की लोअर पीसीएस हेतु प्रथम कक्षा का यहाँ समापन होता है। अगली कक्षा में स्पेस ऑर्बिट के साथ स्पेस ऑर्बिट की परिभाषा हेतु या अन्य उससे संबंधित प्रश्नों के लिए हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।